दोस्तों हमारा 4 मार्च को कक्षा 12वीं भौतिक शास्त्र फिजिक्स का एमपी बोर्ड एग्जाम का पेपर है, लगातार तैयारी कराते जा रहा हूँ। ओके, तो आज की इस वीडियो में हम क्या है 2 अंक की वाली एकदम महापुरुष में दिखने वाले हैं। ये पार्ट 2 रहने वाला है। इससे पहले पार्ट 1 आ चुका है, तो उसके भी आप क्रम से देख लीजिएगा। वस्तुनिष्ठ बताते जा रहा हूँ साथ साथ। क्रम से तैयारी करना चाहते हैं 12th फिजिक्स टॉपर सीरीज 2025 नाम से प्लेलिस्ट बना दी है। प्लेलिस्ट में जाकर क्रम से वीडियो देखकर आप तैयारी करते जाइएगा। तो सफलता की पोशाक कभी तैयार नहीं मिलती, इसे बनाने के लिए मेहनत का हुनर चाहिए। जो आपका दोस्तों पहला पार्ट आया था ओके 2 नंबर वाला, उसमें मैंने आपको अध्याय 1 से लेकर अध्याय 4 तक एकदम सिलेक्टेड आपको बताए थे। जो प्रीवियस ईयर में आए थे वो भी मैंने उसमें कवर करा दिए थे। अध्याय 5 से हम और देखेंगे। ओके, चुंबकीय पहला क्वेश्चन है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के प्रारंभिक तथा अंतिम सिरे नहीं होते हैं, क्यों? एमपी बोर्ड एग्जाम 23 में आ चुका है। तो क्योंकि क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र रेखा हमेशा क्या है बंद वक्र में होती है। और जैसे कोई गोला है, अब उससे पूछा जाए कि इसका प्रारंभिक बिंदु कौन है, अंतिम बिंदु कौन है, तो नहीं बता पाएगी। गोले का क्या है, हर जगह कहीं से ही पता नहीं चलता कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। तो जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती है बंद वक्र में होती है। ओके, इसलिए इनके अंतिम और प्रारंभिक सिरे नहीं होते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, 2 चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती हैं, क्यों? इंपॉर्टेंट है। ओके, सेम इसी बार से जैसे दो विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे नहीं काटती, जो अध्याय 1 में क्वेश्चन पढ़ा था उसी टाइप का। ओके, तो वही सेम उसी टाइप का वही लैंग्वेज रहने वाली है। यदि चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को काटेंगे तो जो कटान बिंदु होगा उस पर से 2 स्पर्श रेखा खींची जा सकती हैं, और उस बिंदु पर क्षेत्र की 2 दिशाएं होंगी, जो कि क्या है संभव नहीं है। इसलिए जो चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती हैं। नेक्स्ट हमारा, अनुचुंबकीय पदार्थ को गर्म करने पर उसका चुंबकत्व क्यों नष्ट हो जाता है? क्यों नष्ट हो जाता है? क्योंकि ऊष्मीय विक्षोभ के कारण परमाणुओं का चुंबकीय संरेखण अव्यवस्थित हो जाता है, जैसे पदार्थ का चुंबकत्व नष्ट हो जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक विमीय सूत्र लिखिए। मैं आपको पहले बता चुका हूँ, आप कॉपी रख के रखिएगा, और जितने भी आपका मात्रक वाले या विमीय सूत्र वाले क्वेश्चन आपसे पूछे जाएं उनको अलग से क्या है लिस्ट बना के नोट करते जाइएगा। ओके, लास्ट में आपको रिवीजन करने में काम आएगा, क्योंकि यहाँ से आपका ऑब्जेक्टिव टाइप बन सकता है, 2 नंबर में इसी प्रकार से पूछा जा सकता है। ओके, तो ये तो एकदम फिक्स वाला होगा, जो आपने अच्छे पढ़ा होगा तभी आपसे बनेगा। तो चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का ऐसा ही मात्रक आप एमपी मीटर स्क्वायर होता है, और विमीय सूत्र आपका क्या है AL स्क्वायर होता है। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं क्या है, इसके 2 गुण लिखिए। इंपॉर्टेंट है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं पूछी जानी क्या है और इसके आपको क्या गुण पूछे जा रहे हैं। तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं वे काल्पनिक वक्र हैं जिनके किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर परिणामी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। अब चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुण कौन कौन से हैं, तो आपके दिए हुए, जैसे पहला है, किसी चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय क्षेत्र रेखा एक काल्पनिक उत्तरी ध्रुव के गति के मार्ग में प्रदर्शित करती है। दूसरा है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा चुंबक के बाहर उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर तथा चुंबक के अंदर दक्षिण ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर होती है। इस प्रकार चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बंद वक्र होती हैं। पहले तो क्लियर है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हमेशा बंद वक्र में होती हैं। अगर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की चुंबक के बाहर की बात करें, ओके, चुंबक की बाहर की बात करें तो इनकी जो दिशा होती है उत्तरी ध्रुव से दक्षिण ध्रुव की होती है, और चुंबक के अंदर की बात करें तो दक्षिण ध्रुव से उत्तर ध्रुव की ओर होती है। ओके, तो ये आपके दिए चुंबकीय क्षेत्र रेखा के गुण इंपॉर्टेंट है, पढ़ के आपको रखना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, चुंबकत्व के लिए गॉस के नियम का कथन एवं गणितीय रूप लिखिए। एमपी बोर्ड एग्जाम 24 में क्वेश्चन आ चुका है। चुंबकत्व एवं गाउस के नियम क्या है आपका, किसी भी बंद पृष्ठ में गुजरने वाला कुल चुंबकीय फ्लक्स सदैव क्या शून्य होता है। ये आपका क्या है चुंबकत्व के लिए। गॉस का नियम तो है, लेकिन गॉस का नियम जो पहले चैप्टर में बड़ा अलग है। ये आपका चुंबकत्व के लिए, चुंबकत्व के लिए क्या है, किसी भी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल चुंबकीय फ्लक्स सदैव क्या होता है शून्य होता है, और इस पार्ट से आपको दर्शा देना है। ये आपका डायग्राम रहने वाला है। क्लियर है, सीख के रखना है। नेक्स्ट हमारा अध्याय 6 चुंबकीय प्रेरण। इससे भी आपके 2 नंबर वाले देख लेते कौन कौन से इंपॉर्टेंट है। पहला है, चुंबकीय फ्लक्स का ऐसा ही मात्रक और विमीय सूत्र लिखिए। तो मात्रक हो जाएगा न्यूटन मीटर अपॉन एम्पियर, और विमीय सूत्र आपका ये रहता है, तो इसे आपको तैयार कर लेना है। लेंज का नियम लिखिए, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण, हाई चांस है आपको एक वाक्य नहीं बन सकता है, 2 नंबर में आ सकता है। याद करके एकदम आपको रखना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेंज का नियम क्या है, इसके अनुसार विद्युत चुंबकीय प्रेरण की सभी उदाहरणों में प्रेरित धारा की दिशा इस नियम इस प्रकार होती है कि वह सदैव उस कारण का विरोध करती है जिसके कारण वह स्वयं उत्पन्न हुई है। लेंज के नियम में क्या होता है, वो उसी कारण का विरोध करेगी जिसके कारण क्या है उत्पन्न हो रही है, उसी कारण का क्या विरोध करने लगती है। तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण की सभी उदाहरणों में प्रेरित धारा की दिशा इस प्रकार होती है कि वह सदैव उस कारण का विरोध करती है जिसके कारण वह स्वयं उत्पन्न हुई है। तो पेपर इसी अर्थ से आपको 2 नंबर में रहेगा, शॉर्ट में इसी पार्ट से आपको लिखना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के लिए फैराडे का दूसरा नियम लिखिए। अब फैराडे के 2 नियम है, दूसरा नियम आपका 2 नंबर केवल पूछ लिया जाता है। इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम 23 में आ चुका है। तो ये आपके जो तैयार होने चाहिए, प्रीवियस ईयर वाले क्वेश्चन है जो तो एकदम रटे होने चाहिए। तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण का आपका फैराडे का दूसरा नियम क्या है कि प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान चुंबकीय फ्लक्स की दर के क्या अनुक्रमानुपाती होता है। ये आपको याद रखना है, प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान चुंबकीय फ्लक्स की दर के अनुक्रमानुपाती होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, चुंबकीय फ्लक्स किसे कहते हैं, इसका मात्रक बताइए तथा फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम लिखिए। एमपी बोर्ड एग्जाम 2020 में क्वेश्चन आपका आ चुका है।
तो ये आपका दिया होगा। चुंबकीय फ्लक्स किसे कहते हैं और इसका मात्रक आपसे पूछा जा रहा है। फैराडे के चुंबकीय प्रेरण नियम भी पूछे जा रहे हैं। ओके, तो पहले तो हम देख ले चुंबकीय फ्लक्स क्या है। किसी एक समान चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत स्थित तल में गुजरने वाला समस्त चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या की माप चुंबकीय फ्लक्स कहलाती है। इसका मात्रक क्या होता है, वेबर होता है। ओके, चुंबकीय फ्लक्स आपका क्या होता है कि कोई भी अगर चुंबकीय क्षेत्र है उसमें अगर हम कहे एक तल रख देते हैं तो उस तल से कितनी भी चुंबकीय बल रेखाएं निकल रही हैं उसकी संख्या और या उसकी माप आपकी चुंबकीय फ्लक्स कहलाती है। मात्रक याद रखना वेबर होता है। फिर आपको यहाँ फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी नियम पूछे जा रहे हैं। कितने नियम है, 2 नियम है। तो अब यहाँ दोनों नियम को बताया जा रहा है। ओके, अगर 2 नंबर ऑप्शन आता है तो आपका केवल दूसरा नियम पूछ लिया जा सकता है या पहला नियम बस पूछ लिया जाए सिंगल, और लॉन्ग में आपका 3 नंबर में तो दोनों नियम आपसे पूछे जा सकते हैं, तो आपको पढ़ के रखना है। ओके, तो दूसरा नियम तो आपका यही रहने वाला है। पहले जी, अब बाकी यहाँ दोनों आपके पॉइंट वाइज पॉइंट दोनों नियम दिए हुए हैं। पहला आपका नियम है कि जब किसी बंद परिपथ से गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तित होता है तो परिपथ में एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है जिससे परिपथ में प्रेरित धारा बहने लगती है। यह घटना केवल तब होती है जबकि यह चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है। और दूसरा हमारा नियम क्या रहने वाला है फैराडे का, प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान फ्लक्स परिवर्तन की दर के अनुक्रमानुपाती होता है। ये आपका रहने वाला है। दोनों नियम आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। नेक्स्ट बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, स्वप्रेरण और अन्योन्य प्रेरण में अंतर। ओके, एमपी बोर्ड एग्जाम 22 में आ चुका है, 24 में आ चुका है, तो पढ़ के आपको रखना है। स्वप्रेरण यानी स्वयं प्रेरित हो जाए, यानी स्वयं मोटिवेशन आ जाए उसमें। ओके, अन्योन्य प्रेरण यानी दूसरा उसको क्या है, मोटिवेट कर रहा है। इस बात से आप याद रख सकते हैं। स्वप्रेरण में क्या होती है, हमेशा एक ही कुंडली होती है। ओके, जबकि अन्योन्य प्रेरण में आपकी 2 कुंडली होती है। तो स्वप्रेरण अन्योन्य प्रेरण में आप एक बार से अंतर पढ़ लेते हैं तो आपको क्या स्वप्रेरण के बारे में जानकारी हो जाएगी, अन्योन्य प्रेरण के बारे में जानकारी हो जाएगी। 2 नंबर में अगर केवल इतना आता स्वप्रेरण क्या है एक वाक्य में या अन्योन्य प्रेरण क्या है तो भी आपसे बन जाएगा। ओके, क्योंकि आप और आपसे अंतर पूछा तो भी आपसे बन जाएगा, क्योंकि इतना बस आपको पढ़ के रखना है। पहला क्या होता है, स्वप्रेरण होता क्या है, किसी कुंडली में प्रवाहित धारा के मान में परिवर्तन करने पर उसी कुंडली में प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है। इस घटना को स्वप्रेरण कहते हैं। यानी केवल एक कुंडली है, स्वप्रेरण की घटना में एक कुंडली होती है, उसी में धारा क्या है, उसी में धारा प्रवाहित हो रही है, उसी की धारा की मान अगर परिवर्तन कर रहे हैं तो जो प्रेरित धारा उत्पन्न होगी उसी कुंडली में प्रवाहित होने वाली है। यानी एक कुंडली में धारा बह रही है। ओके, और उसके अगर हम क्या है धारा में के मान में परिवर्तन करते हैं तो उसी कुंडली में प्रेरित धारा उत्पन्न हो रही है, इसलिए वो स्वप्रेरण कहलाएगी। अन्योन्य प्रेरण की घटना में क्या होता है कि किसी कुंडली में प्रवाहित धारा के मान में परिवर्तन करने पर उसके पास स्थित रखी अन्य कुंडली में प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है। इस घटना को अन्योन्य प्रेरण कहते हैं। क्या होता है, यानी इससे समझ में क्या आता है, 2 कुंडली है, 2 कुंडली है, एक में धारा के माने परिवर्तन कर रहे हैं, एक कुंडली है उसके धारा के माने परिवर्तन कर रहे हैं, तो उसके सामने बगल में जो क्या है दूसरी कुंडली रखी है उसमें प्रेरित धारा क्या उत्पन्न हो रही है, तो अन्योन्य प्रेरण कहलाएगी। ओके, क्लियर है। अब इससे हमें क्या समझ में आता है कि स्वप्रेरण की घटना में केवल एक कुंडली चाहिए है, अन्योन्य प्रेरण की घटना में क्या है केवल 2 कुंडली चाहिए। ओके, इसके बाद नेक्स्ट है, इसमें प्रेरित धारा कुंडली की मुख्य धारा से सीधी प्रवाहित होती है और अन्योन्य प्रेरण में प्रेरित धारा मुख्य धारा के सीधे प्रभावित नहीं होती है। अब देखिए उसी कुंडली में धारा प्रवाहित हो रही है स्वप्रेरण की घटना में, और उसी कुंडली में क्या प्रेरित धारा उत्पन्न हो रही है, तो सीधी बात है क्या है प्रेरित धारा मुख्य धारा को क्या प्रभावित करेगी, क्योंकि एक ही साथ वह प्रेरित धारा तो एक ही साथ आपकी क्या है मुख्य धारा बह रही है। जबकि अन्योन्य प्रेरण में क्या है, जिसमें मेन धारा बह रही है उसके बगल में रखी वाली प्रेरित धारा उत्पन्न हो रही है, इसलिए उसके मुख्य धारा को प्रभावित नहीं करती है। बाकी नेक्स्ट है, ये वाला पॉइंट आपको जो है वो यहाँ लिख लेना होगा स्वप्रेरण वाले में। स्वप्रेरण केवल स्विच बंद करते समय कभी कभी बल्ब फ्यूज हो जाता है, ये आपको स्वप्रेरण वाले लिखना है, और ये आपको अन्योन्य प्रेरण में लिखना है। अन्योन्य प्रेरण की ऐसी घटना, अन्योन्य प्रेरण में ऐसी कोई घटना नहीं होती है। क्लियर है। आगे नेक्स्ट देख लेते, अध्याय 7 हमारा प्रत्यावर्ती धारा वाला चैप्टर है, उससे देखते हैं। इसमें आपको तय करना है प्रत्यावर्ती धारा विद्युत अपघटन क्यों नहीं किया जा सकता। प्रत्यावर्ती धारा द्वारा हम क्या है विद्युत अपघटन क्यों नहीं कर सकते हैं, तो प्रत्यावर्ती धारा की जो दिशा होती है, दिशा की तेजी से बदलने के कारण विद्युत विलयन में धन व ऋण आयनों का प्रवाह किसी एक दिशा में नहीं हो पाता है। प्रत्यावर्ती धारा में जो विद्युत अपघटन क्यों नहीं हो पाता है, क्योंकि प्रत्यावर्ती धारा की जो दिशा होती है वो तेजी से क्या तुरंत बदलती रहती है। इसमें विलयन के जो धन और ऋण आयन होते हैं उनका प्रवाह क्या है एक दिशा में नहीं होता, कहीं इधर कहीं इधर, इसलिए क्या है उसका विद्युत अपघटन नहीं हो पाता। क्लियर है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है आपका एमपी बोर्ड एग्जाम 2023 में आ चुका है, तो एकदम आपको तैयार करके रखना है। ओके, ऊंचाई ट्रांसफार्मर और ऊंचाई ट्रांसफार्मर में अंतर बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण, एकदम तैयार करके आपको रखना है। ऊंचाई ट्रांसफार्मर क्या होता है, इसमें यह प्रत्यावर्ती विभवांतर को बढ़ा देता है। ऊंचाई ट्रांसफर क्या है बढ़ाता है, प्रत्यावर्ती विभवांतर को बढ़ाता है, जबकि अपचाई प्रत्यावर्ती जो होता है यह प्रत्यावर्ती विभवांतर को घटा देता है, धारा की प्रबलता को घटा देता है। ऊंचाई ट्रांसफार्मर में विभवांतर आपका बढ़ता है और धारा की प्रबलता घटती है। अपचाई ट्रांसफार्मर में विभवांतर घटता है और धारा की प्रबलता बढ़ती है। फिर ऊंचाई ट्रांसफार्मर में इसमें क्या है द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या प्राथमिक कुंडली से क्या है अधिक होती है, यानी प्राथमिक ऊंचाई ट्रांसफार्मर में प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या कम और द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या ज्यादा होती है। ओके, और अपचाई ट्रांसफार्मर में इसमें द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या प्राथमिक कुंडली से कम होती है, यानी इस वाली अपचाई ट्रांसफार्मर में आपकी जो 2 कुंडली है इसमें प्राथमिक कुंडली में क्या है फेरों की संख्या ज्यादा है, द्वितीय कुंडली में कम है। आगे नेक्स्ट देख लेते हैं, इसका परिमाण अनुपात 1 से अधिक होता है। अपचाई ट्रांसफार्मर का जो परिमाण अनुपात 1 से अधिक होता है, अपचाई ट्रांसफार्मर में जो परिमाण अनुपात होता है 1 से कम होता है।
ये 4 आपको बिल्कुल सिंपल आपको दिए हुए हैं, तो अच्छे से आपको क्या है तैयार करके रखना है अंतर। नेक्स्ट हमारा चैप्टर है दोस्तों विद्युत चुंबकीय तरंगे। इस वाले चैप्टर से देख लेते हैं अध्याय 8। पहला क्वेश्चन, एक्स किरणें किसे कहते हैं, इसके 2 उपयोग लिखिए। इंपॉर्टेंट है, एमपी बोर्ड एग्जाम 19 में आ चुका है आपका। वे किरणें जिनकी उत्पत्ति क्या तीव्रगामी इलेक्ट्रॉनों के भारी पदार्थों पर टकराने के फलस्वरूप होती है, इन किरणों को एक्स किरणें कहते हैं। कैसे प्राप्त होगी कि तीव्रगामी इलेक्ट्रॉनों को भारी पदार्थों पर टकराते हैं तब इनकी उत्पत्ति होती है। ये किरण अदृश्य होती है और इनकी तरंग दैर्घ्य परास आपको तैयार करके रखना है, ऑब्जेक्ट पूछा जा सकता है। इसके उपयोग बताइए, तो एक्स किरणों के उपयोग क्या है। पहला है इसका उपयोग शल्य चिकित्सा में किया जाता है। दूसरा इसका उपयोग परमाणु के भीतरी संरचना को ज्ञात करने में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्युत चुंबकीय बढ़ क्रम में उपस्थित तरंगों के उनके बढ़ते तरंग दैर्घ्य के क्रम में आपको लिखना है। जो आपकी ये तरंगे होती हैं इनको क्या बढ़ते हुए तरंग दैर्घ्य क्रम में आपको क्या लिखना है। सबसे ज्यादा तरंग दैर्घ्य किसकी होती है, रेडियो तरंग दैर्घ्य, क्योंकि तरंग दैर्घ्य और सबसे कम किसकी होती है, गामा किरण की होती है। तो ये आपको तैयार करके रख लीजिएगा। जैसे गामा किरणों का स्रोत बताइए तथा उपयोग लिखिए। इंपॉर्टेंट है, एमपी बोर्ड एग्जाम 20 में आपका आ चुका है। तो गामा किरणें उत्पन्न कैसे होती हैं, तो स्रोत पूछे जा रहा है। तो गामा किरणें परमाणुओं के नाभिक का विघटन होने से उत्सर्जित होती हैं। और उपयोग क्या है, कैंसर व ट्यूमर के निदान में, नाभिक की संरचना के अध्ययन में। नेक्स्ट हमारा यही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 2020 की बोर्ड एग्जाम में आ चुका है आपका, एमपी बोर्ड एग्जाम में। विस्थापन धारा किसे कहते हैं, इसका व्यंजक लिखिए। तो समय के साथ परिवर्तित विद्युत क्षेत्र के कारण उत्पन्न विद्युत धारा को हम क्या कहते हैं, विस्थापन धारा कहते हैं। आईडीसी से व्यक्त किया जाता है, याद रख लेना है आपको। समय के साथ परिवर्तित जो विद्युत क्षेत्र के कारण उत्पन्न विद्युत धारा होती है उसे हम विस्थापन धारा कहते हैं। गामा किरणों के 2 उपयोग लिखिए। ओके, तो हम पहले भी देख चुके हैं, ये आपका दिया। पहला है कैंसर तथा ट्यूमर रोग के निदान में, दूसरा है खाद्य पदार्थों को अधिक समय तक सुरक्षित रखने में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम में सबसे कम तथा सबसे अधिक तरंग दैर्घ्य वाली तरंग दैर्घ्य कौन सी है। विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम में गामा किरण सबसे कम तरंग दैर्घ्य होती है और रेडियो तरंग की सबसे तरंग दैर्घ्य क्या सबसे ज्यादा होती है। याद रखना है, तरंग दैर्घ्य की बात करते हैं, सबसे ज्यादा जो तरंग दैर्घ्य होती है रेडियो तरंग की होती है और सबसे कम तरंग दैर्घ्य आपकी गामा किरण की होती है। ऑब्जेक्ट में भी दोस्तों आपसे पूछा जा सकता है। जैसे अंगुली के चिन्ह यानी फिंगरप्रिंट की जांच में कौन सी विकिरण का उपयोग किया जाता है, तो पराबैंगनी विकिरणों का उपयोग किया जाता है। क्या कारण है कि कोहरे में संकेत के रूप में अवरक्त विकिरणों का उपयोग किया जाता है, तो अवरक्त विकिरणों की तरंग दैर्घ्य बड़ी होने के कारण इनका जो प्रकीर्णन होता है कम होता है और ये क्या है कोहरे को भी क्या है पार कर जाती हैं। यही कारण है कि कोहरे के संकेत के लिए क्या है अवरक्त विकिरणों का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है पराबैंगनी तरंगों को उत्सर्जित करने वाले लैंपों के जो बल्ब होते हैं क्वार्टज के बनाए जाते हैं, कांच के नहीं, क्यों। जो पराबैंगनी उत्सर्जित करते हैं जो भी स्रोत होते हैं, ओके, उनके जो बल्ब होते हैं वो किससे बनाए जाते हैं, क्वार्टज के बनाए जाते हैं, ना कि कांच के। तरह क्यों किया जाता है, क्योंकि कांच पराबैंगनी तरंगों को अवशोषित कर लेता है, क्वार्टज नहीं। कांच का बनाया जाएगा जो पराबैंगनी निकल रही है, ओके, वैसे भी कम तरंगें मिलती हैं, वो भी मिलती हैं थोड़ी बहुत, तो अगर कांच द्वारा अवशोषित कर लेगा तो हमें नहीं मिल पाएंगी वो तरंगें, ओके, जो हमें प्राप्त करनी है पराबैंगनी तरंगें। इसलिए क्या किया जाता है, कांच अवशोषित कर लेता है, इसकी जगह इसलिए क्वार्टज का उपयोग किया जाता है। अतः पराबैंगनी तरंगों को उत्सर्जित करने वाले लैंपों के बल्ब क्या क्वार्टज के बनाए जाते हैं। मेरा आंसर क्या है कि जो कांच के अंदर बनाए जाते हैं तो कांच पराबैंगनी तरंगों को अवशोषित कर लेता है, क्वार्टज नहीं करता है, इसलिए हम क्या क्वार्टज के बल्ब बनाए जाते हैं। नेक्स्ट अध्याय आ जाता हमारा अध्याय 9 किरण प्रकाशीय प्रकाशिक यंत्र। ओके, अभी थोड़ा चैप्टर वाइज चैप्टर में आपको 2 नंबर वाले एकदम सिलेक्टेड बताते जा रहा हूँ। ओके, आगे देख लेते हैं। आगे बढ़ने से मैं बताना चाहूंगा प्रॉपर तैयारी करना चाहते हैं फिजिक्स सब्जेक्ट की, तो आप फिजिक्स कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं 90 39 53 44 79 इस दिए व्हाट्सएप में मैसेज करके। ओके, कोर्स की दोस्तों फीस की बात करें तो इसकी क्या है फीस 199 रुपये आपकी रहने वाली, जिसमें आपको क्या कंप्लीट पूरे नोट्स मिल जाएंगे, साथ ही ऑल चैप्टर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, ऑल चैप्टर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर, प्रीवियस ईयर पेपर, मॉडल पेपर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर वस्तुनिष्ठ अलग से आपको दिए जाएंगे, तो प्रॉपर आपका है मटेरियल मिल जाएगा, अच्छे से आप यहाँ तैयारी कर पाएंगे। ओके, आगे देख लेते हैं। अब हमारा परावर्तन के नियम पूछे जा रहा है, बहुत ज़्यादा सिंपल रहता है। ओके, तो आपको लेकिन नॉर्मल पता होना चाहिए। मैंने आपके अपवर्तन के नियम आप आ सकते हैं, तो परावर्तन के नियम अपवर्तन के नियम दोनों आपको पढ़ के रखना है। तो आपतन परावर्तन कोण के बराबर होता है। दूसरा है आपतित किरण, आपतन बिंदु और अभिलंब तो तथा परावर्तित किरण तीनों क्या है एक ही तल में होते हैं। क्लियर है, तो ये आपको तैयार करना है परावर्तन के नियम। फिर संयुग्मी फोकस किसे कहते हैं, एमपी बोर्ड एग्जाम 23 में आ चुका है, तो एकदम आपको पढ़ के रखना है। संयुग्मी फोकस क्या कहलाता है, लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित वे 2 बिंदु जिनमें से एक पर वस्तु रखने पर दूसरी वस्तु पर प्रतिबिंब बनता है और दूसरे पर वस्तु रखने पर पहले पर प्रतिबिंब बनता है, संयुग्मी फोकस कहलाता है। क्या बताया जा रहा है, लेंस के मुख्य अक्ष में स्थित कोई भी दो बिंदु जिसमें अगर एक में हम वस्तु रख रहे हैं दूसरे में प्रतिबिंब बनता है और दूसरे में अगर हम क्या रख रहे हैं दूसरे में वस्तु रख रहे हैं तो पहले में प्रतिबिंब बनेगा, तो वो आपका क्या है संयुग्मी फोकस कहलाएगा। नेक्स्ट है परावर्तन दूरदर्शी की 2 विशेषताएं लिखिए, इंपॉर्टेंट है। तो यह क्या रखना है, परावर्तन दूरदर्शी की 2 विशेषताएं। पहला है इसमें प्रतिबिंब अपवर्तक दूरदर्शी की अपेक्षा अधिक चमकीला बनता है,
दूसरा है इससे बने प्रतिबिंब के वर्ण विथलन का दोष नहीं होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है किसी माध्यम का वर्तनांक कौन से कारकों या कौन से कारकों पर निर्भर करता है। तो एमपी बोर्ड एग्जाम 22 में क्वेश्चन आ चुका है। तो किसी माध्यम का वर्तनांक प्रकाश के घनत्व, प्रकाश की तरंगदैर्घ्य एवं क्या घनत्व पर निर्भर से करता है। आगे नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है बहुत ज्यादा आपका महत्वपूर्ण रहने वाला है। अपवर्ती दूरदर्शी और परावर्ती दूरदर्शी में अंतर। एमपी बोर्ड एग्जाम 23 में क्वेश्चन आ चुका है। अपवर्ती दूरदर्शी और परावर्ती दूरदर्शी में अंतर। तो अपवर्ती दूरदर्शी क्या होता है, इसमें केवल एक लेंसों का प्रयोग किया जाता है, जबकि परावर्ती दूरदर्शी में इसमें क्या लेंस एवं दर्पण दोनों का प्रयोग होता है। परावर्ती दूरदर्शी में इससे बने प्रतिबिंब में वर्ण विथलन, यहाँ आपका क्या हो जाएगा वर्ण विथलन। ओके, वर्ण विथलन का दोष रहता है, जबकि परावर्ती दूरदर्शी में बना प्रतिबिंब वर्ण विथलन का दोष मुक्त रहता है। ओके, और ये कि परावर्ती दूरदर्शी की विशेषता आ जाती है तो ये आपको 2 पॉइंट लिख देने हैं। अपवर्ती दूरदर्शी की विशेषता है तो ये आपको पॉइंट लिख देने। अंतर है तो इस पर से आपको लिखना है, इंपॉर्टेंट प्रीवियस में आपका आ चुका है। ओके, लेंस के आवर्धन से आपका अभिप्राय है, इसका सूत्र लिखिए। तो एक लेंस की किसी वस्तु के प्रतिबिंब को जिस सीमा तक बढ़ाया जा सकता है उसकी क्या है आपको हम क्या लेंस की आवर्धन क्षमता कहते हैं या लेंस की आवर्धन कहते हैं। आवर्धन बराबर m इक्वल टू होता है प्रतिबिंब का आकार बटे क्या वस्तु का आकार। तैयार आपको रखना है। तो आइए दोस्तों आपको वीडियो पसंद आएगी। अभी ध्यान 9 तक देखिए। अभी आगे और भी आपके जो चैप्टर के इंपॉर्टेंट है आपके 2 नंबर वाले नेक्स्ट पार्ट में हम कवर करेंगे। प्लेलिस्ट टॉपर सीरीज जो प्लेलिस्ट है आपकी वो आपका क्रम से फॉलो करते जाना है। वीडियो पसंद आए लाइक करके सब्सक्राइब कर दीजिएगा। साथ दोस्तों टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके जरूर रखिएगा। ओके, इंस्टाग्राम को फॉलो कर लीजिएगा। कोई दोस्तों डाउट आता है कमेंट से आप जरूर पूछिएगा। ओके, साथ ही दोस्तों आपका जो ये आपका टेलीग्राम चैनल है, ओके, तो जो भी मैं आपको लेटेस्ट लिंक दी है उससे आपको क्या है इसको आपको क्या है ज्वाइन कर लेना है, क्योंकि पहले वाला क्या अपना हैक हो चुका है, अभी अपने पास अपने हाथ में नहीं है। इसलिए आपको जो भी नया बना हुआ है इसको आपको टेलीग्राम को ज्वाइन करके रखना है, इसी में आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो वीडियो पसंद है लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।